नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास में हम कथाकार राजेंद्र यादव का साहित्यिक परिचय का अध्ययन करेंगे। तो किसी भी साहित्यिक कलाकृति के सही मूल्यांकन के लिए साहित्यकार के व्यक्तित्व का या और कृतित्व का अध्ययन आवश्यक होता है। तो साहित्यकार अपने समय की परिस्थितियां और यथार्थ से प्रेरित होकर ही सार्थक साहित्य का सृजन करता है। तो निजी जीवन की जो अनुभूतियां हैं और उसके समय की परिस्थितियों का और घटनाओं का प्रतिबिंब ही संवेदनशील साहित्यकार के साहित्य का विषय बनता है। तो जो हमारे सामने कहानियां, उपन्यास, नाटक और जो अन्य विधाएं हैं उसमें वह प्रस्तुत होता है। तो हर साहित्यकार के साहित्य में उसके व्यक्तित्व की झलक अवश्य होती है। तो जीवन में उन्होंने जो सुख भोगे हैं और जो दुखों का सामना किया है, उनसे उनको जो यातनाएं मिली, उनकी रचना वह सजीव रूप में अपने रचना के माध्यम से कर देते हैं। तो इसलिए अगर उनके कृतित्व की सही परख करनी है तो हमें उनके व्यक्तित्व को भी समझना आवश्यक होता है। तो स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य को, उपन्यास साहित्य को नया मोड़ देकर के उसे वास्तविक जीवन से जोड़ने का जो उत्तरदायित्व जिन लेखकों ने निभाया, उसमें मध्यम वर्ग की हर पहलू को अंकित करने वाले कथाकार राजेंद्र यादव का नाम सबसे ऊपर कहा जाता है। प्रेमचंदोत्तर हिंदी कथा साहित्य का रिश्ता ग्रामीण जीवन से तो विच्छिन्न हुआ ही, साथ साथ शहरी मध्यम वर्गीय समाज में भी वह सहज विश्वसनीय नहीं हो पाया। तो ऐसी मरणासन अवस्था में उसे फिर से प्राण और विश्वसनीय बनाने का कार्य जिन लेखकों ने किया, उसमें राजेंद्र यादव अग्रणीय हैं। इनका जन्म 28 अगस्त 1929 को उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में हुआ था। और आगरे के राजा की मंडी नामक मोहल्ले में इनके पिता का घर है और संयुक्त परिवार में माता पिता की प्रथम संतान के रूप में राजेंद्र यादव का जन्म हुआ। और इनकी पत्नी है लेखिका मनु भंडारी। और मनु भंडारी के सहयोग से राजेंद्र यादव ने 1 इंच मुस्कान उपन्यास लिखा। और इस उपन्यास के पुरुष पात्र राजेंद्र यादव ने लिखे और स्त्री पात्र मनु भंडारी ने लिखे हैं। तो 17 जून 1961 ईस्वी में मनु भंडारी ने इनका जो उपन्यास है प्रेत बोलते हैं, तो बाद में इन्होंने राजेंद्र यादव ने सारा आकाश के नाम से उसको 1942 में प्रकाशित किया। और 1972 में बासु चटर्जी ने इस पर एक फिल्म बनाई। राजेंद्र यादव जिस विषय पर लिखते उस पर पहले बहुत सोच विचार करते और एक बार पूरा लिखने के बाद वे वापस उसको एक आलोचक की दृष्टि से पढ़ते हैं, संशोधन करते हैं और तब उसे अंतिम बार फिर से पूरा लिखते हैं। तो उसका परिणाम क्या होता कि उनकी कहानियां और उपन्यास सुगठित होते हैं। तो अपनी साहित्यिक गति और रुचि को सीमाओं में कैद रखने में राजेंद्र यादव असमर्थ रहे, इसलिए वे उपन्यास विधा की सीमा में बंधकर नहीं रह सके। तो इसी वजह से उपन्यास के साथ साथ वे कहानी और डायरी भी लिखते रहे और अपने साहित्य में स्थान स्थान पर यथार्थ जीवन के अनुभवों की अभिव्यक्ति पर भी वे बल देते हैं। तो वे मानते हैं कि आदर्श या किसी बाहरी अंकुश की झोंक में मानव हृदय की जो सच्ची भावनाएं हैं और अनुभूतियां हैं, उनको संभावनाओं को जानबूझकर भुला देने को वे बेईमानी मानते हैं। तो इनका जो लेखन है मध्यम वर्ग से लेकर के ही लिखा गया है। उनके साहित्य में व्यक्ति प्रधान है। जिन सामाजिक समस्याओं का चित्रण उसमें इन्होंने किया है वह मध्यम वर्गीय लेखक के अनुभव के क्षेत्र से संबंधित हैं। तो अपने निजी अनुभवों पर उनका अत्यंत बल रहा है। इनके प्रमुख जो कहानी संग्रह हैं वो इस प्रकार हैं: देवताओं की मूर्तियां, खेल खिलौने, जहां लक्ष्मी कैद है, छोटे छोटे ताजमहल,
किनारे से किनारे तक टूटना, ये भी इनका एक कहानी संग्रह है। अपने पार, मेरी प्रिय कहानियाँ, ढोल कहानी, घर की तलाश, पर नहीं मरती, राजेंद्र यादव के साहित्यिक जीवन का प्रारंभ किशोर अवस्था में हो गया था। उन्होंने अपनी प्रथम कहानी प्रतिहिंसा इसी समय में लिखी थी। तो इनकी पहली कहानी कौन सी थी? प्रतिहिंसा। यह कहानी प्रयाग से प्रकाशित होने वाली कर्मयोगी एक पत्रिका थी, जो 1947 ईस्वी की मई में प्रकाशित हुई थी। इससे पूर्व उन्होंने देवगिरी को केंद्र बनाकर के एक अनगढ़ उपन्यास को लिखने का प्रयास किया, जिसका उल्लेख हमने पहले भी किया। तो राजेंद्र यादव की पहली उल्लेखित रचना खेल खिलौने। यह कहानी अप्रतिहित प्रेरणा वेग के कारण भाषा विज्ञान जैसे कठिन विषय की परीक्षा से 4-6 दिन पूर्व ही लिखी गई थी। साहित्य की ओर झुकाव होने के बावजूद राजेंद्र यादव पढ़ाई में सामान्य विद्यार्थी नहीं थे। उनकी जो उत्तर पत्रिकाएं हैं उसमें विवेचन अच्छे स्तर के होते थे। तो एक बार उनसे पंडित जगन्नाथ तिवारी ने राजेंद्र यादव की जो उत्तर पुस्तिका है उसके आदर्श उत्तरों को कक्षा में पढ़कर सुनाया था। और सन 1951 को राजेंद्र यादव ने एमए की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से अंक प्राप्त किए थे। और उसके बाद उनका प्रथम उपन्यास प्रेत बोलते हैं लिखा गया था, जो 1951 में ही लिखा गया था। उसके बाद कुछ परिवर्तन के साथ यही जो उपन्यास है उन्होंने सारा आकाश के नाम से प्रकाशित किया। अध्ययन के समान ही राजेंद्र यादव को लिखने में भी विशेष रुचि है। साहित्यिक लेखन के अलावा डायरी और पत्र भी वे पूरे मन से लिखते हैं। तो डायरी लेखन का प्रभाव उनके रचनात्मक साहित्य पर देखा जा सकता है। इसके अलावा वे पत्र लेखन के काम में भी सतर्क रहते हैं। उनकी जो पत्र लेखन की प्रवृत्ति है उस पर टिप्पणी करते हुए मोहन राकेश ने एक बार लिखा था कि राजेंद्र यादव को चिट्ठियां लिखने की बीमारी है। तो जैनेन्द्र द्वारा लिखित जो सुनीता उपन्यास है उसकी आलोचना राजेंद्र यादव ने सुनीता के द्वारा जैनेन्द्र को लिखे गए पत्र के रूप में की। इतना ही नहीं, उन्होंने संपूर्ण साहित्य लेखन को ही आत्मीयता और उष्मा से पूर्ण व्यक्तिगत पत्र के समान माना। तो उनके कथा साहित्य में स्थान स्थान पर पत्र लेखन की इस बीमारी का प्रभाव बड़े स्वस्थ ढंग से हुआ है। पुराने नाले पर नया फ्लैट और 3 पात्र और ये जो इनकी कहानियां हैं उनकी इसी बीमारी की द्योतक कही जा सकती है। तो साहित्यिक लेखन राजेंद्र यादव के जीवन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय है। लेखन के लिए समर्पित राजेंद्र यादव के संबंध में हमारे मन में सहज एक प्रश्न उभरता है कि राजेंद्र यादव की जीविका का आधार क्या है। तो हमारे देश में लेखक के लिए केवल लेखन पर ही अवलंबित रहना बड़ा कठिन है। लेखन के लिए लेखक अनुकूल आजीविका की खोज कर लेता है। तो देवताओं की मूर्तियां, ये जो इनकी कहानी है, लेखक की तरह वह चाट बेचकर भी अपने व्यवसाय में लेखन की जो अनुकूलता है उसको खोजने का प्रयास वह नहीं करता है। तो लेखन के लिए अध्यापन और पत्र संपादन की जो आजीविकाएं हैं अधिक सजातीय आजीविकाएं हैं। और एमए करने के बाद इन्होंने राजेंद्र यादव यदि चाहते तो वह सहज ही प्राध्यापक बन सकते थे। और पंडित जगन्नाथ तिवारी ने उनके अपने विभाग में उनको लेना भी चाहा, लेकिन तब तक उन्हें लेखक के रूप में एक प्रसिद्धि मिल चुकी थी। तो स्वाभिमानी स्वभाव के कारण नौकरी के
प्रपंच में पढ़ना उनको सही नहीं लगा। फिर भी उन्होंने शिक्षक की नौकरी की नहीं हो, ऐसी बात भी नहीं है। उन्होंने कुछ 1 महीने के लिए जियोलॉजिकल सर्वे में हिंदी अध्यापक का काम भी किया था। तो अध्यापन कार्य की अपेक्षा लेखकों का जो झुकाव होता है वो संपादन कार्य की ओर अधिक होता है। तो राजेंद्र यादव ने प्रगति प्रकाशन में कुछ समय काम भी किया और ज्ञानोदय में भी उन्होंने कुछ दिनों तक नौकरी की, लेकिन उन्हें ये नौकरी अपने स्वभाव और लेखन के अनुकूल नहीं लगी और उन्होंने स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य में वे लग गए, क्योंकि वे परिवार की आजीविका की चिंता से मुक्त रह सके। उनकी जो पत्नी है मनु भंडारी, एक प्राध्यापिका थी जो पारिवारिक चिंताओं को वहन कर सकने में समर्थ थी। राजेंद्र यादव से जो पहले के साहित्यकार हैं या उनके समीपवर्ती जो साहित्यकार हैं, उनकी रचनाओं को बड़े मन से पढ़ते थे। तो राजेंद्र यादव उनकी जो लेखक की दृष्टि से कुछ अन्य विशेषताओं का भी दर्शन कराते हैं। वे गुटबंदी की राजनीति से दूर रहे हैं। गुट बना करके तिकड़मों को सहारे किसी सम्मान या पुरस्कार को पाने की जो कोशिश है उन्होंने कभी नहीं की। तो इस प्रकार ईर्ष्या, द्वेष या गुटबंदी के आधार पर चली जाने वाली जो संपादकीय या प्रशासकीय चालें हैं उनका उन्होंने सदैव तिरस्कार ही किया था। तो किसी भी व्यक्ति के अंतर्व्यक्तित्व की खरी पहचान परिवार के संदर्भ में होती है। तो राजेंद्र यादव के संबंध अपने भाई बहनों के साथ हमेशा अच्छे रहे हैं। पारिवारिक संबंधों में पत्नी और बच्चों के संबंध का भी सबसे अधिक महत्व होता है। तो यही वे लोग हैं जिनके साथ व्यक्ति को अधिक से अधिक रहना होता है। तो बाहर के लोगों के साथ बनकर रहा जा सकता है, परंतु अपने ही घर में बनकर रहने का जो तनाव है वो असहनीय होता है। तो घर में पत्नी का संबंध अधिकतम एक लेखिका के रूप में ही रहा। इस प्रकार राजेंद्र यादव के व्यक्तित्व का ये अन्वेषण उनके जीवन विषयक दृष्टिकोण को समझने में सहायक है। तो अब हम राजेंद्र यादव की जो आलोचनाएं हैं और जो संपादन कार्य है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। राजेंद्र यादव ने पात्रों के माध्यम से कला के संबंध में चिंतन करके अतिरिक्त प्रत्यक्ष आलोचना के रूप में भी साहित्यिक विषयक चिंतन किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं की भूमिका में पाठकों से सीधे रूप में बात करने का प्रयास किया। कथा यात्रा और एक दुनिया समानांतर, इनकी जो भूमिकाएं हैं उन्होंने काफ़ी विस्तृत लिखी। इनके अलावा कहानी, स्वरूप और संवेदना तथा 18 उपन्यास नाम की जो आलोचना पुस्तकें उन्होंने स्वतंत्र रूप से लिखी हैं। तो औरों के बहाने संस्मरणों की पुस्तक है, परंतु इस पुस्तक में संस्मरणीय लेखकों के लेखन की आलोचना पर्याप्त रूप में हुई। इन संस्मरणों में व्यावहारिक आलोचना के अनेक सुंदर अंश हैं। राजेंद्र यादव का अधिकांश आलोचनात्मक लेखन जो है कहानी के संबंध में है। तो राजेंद्र यादव की व्यावहारिक आलोचनाएं अहोध्वनि की परंपरा में नहीं आती। व्यक्तिक ईर्ष्या, द्वेष आदि वे कलंकित नहीं है। तो इसके अलावा दूसरी बात यह है कि उनकी जो व्यावहारिक आलोचना है उसमें रचनाकार को नहीं अपितु रचनाओं को केंद्र में रखा गया है। तो यहाँ उनकी सशक्त व्यावहारिक आलोचना का एक अंश हम देखेंगे जो कृष्णा सोबती के सूरजमुखी अंधेरे के इस विषय पर लिखा गया। इनकी जो व्यावहारिक आलोचना है उनके सुंदर अंश औरों के बहाने नाम एक संस्मरण पुस्तक है उसमें भी लिखे गए हैं। तो 18 उपन्यास नामक जो आलोचना पुस्तक है उसमें चंद्रकांता संतति से लेकर के आधुनिक हिंदी उपन्यासों की आलोचनाएं की गई। हिंदीतर भाषाओं के उपन्यास की आलोचनाएं भी उन्होंने लिखी है और रंगरूट और ललिता उपन्यास, इनकी जो आलोचनाएं हैं वो ऐसी ही हैं। तो जैनेन्द्र की जो सुनीता उपन्यास है उसकी आलोचना सुनीता का पत्र जैनेन्द्र के नाम से इन्होंने लिखी। तो अपनी सशक्त प्रतिपादन शैली के कारण राजेंद्र यादव कभी कभी ऐसी बातों को प्रतिपादित कर बैठते हैं जो ठीक न होते हुए भी प्रभाव डालती है। तो कथा यात्रा की भूमिका में उसने कहा था जो इनकी कहानी है उसकी आलोचना में इस बात को हम देख सकते हैं। तो कहानी, स्वरूप और संवेदना में कहानियों को आलोचना के धरातल पर रखा गया। प्रेमचंद की जो विरासत है उनकी सशक्त
आलोचना करती है, जिसका क्या नाम है, प्रेमचंद की विरासत। इसके अलावा इनका कविता संकलन आवाज तेरी है नाम से प्रकाशित हुआ। उनकी जो अन्य रचनाएं हैं उसमें एंटन चेखव एक इंटरव्यू, ये भी उल्लेखनीय है। तो राजेंद्र यादव का अनुवाद कार्य भी व्यापक रहा। अजनबी मूल लेखक तो है इनके अलवेयर कौम, तो इन्होंने युग नेता, एक मछुआ, एक मोती, पलावन आदि इन कहानियों का अनुवादित रूप इन्होंने प्रकाशित किया। अब एक बार हम इनके जो कहानी संसार है उसका परिचय देखेंगे। तो नई कहानी को परिवर्तित सामाजिक संदर्भों की नई दिशा से जोड़ने का जो कार्य है कथाकार राजेंद्र यादव ने किया। इनकी कहानियां परंपरागत सामाजिकता का अतिक्रमण करती हुई आधुनिक भावबोध की संचेतना से समन्वित है। तो राजेंद्र यादव की कहानियां यथार्थ का अन्वेषण करती हुई व्यक्ति और परिवेश की आंतरिक समस्याओं, जटिलताओं और गूढ़ स्थितियों के खोए हुए जो अंतःसूत्र है उनकी तलाश करने वाली है। तो उनकी यह कथा चेतना सामाजिक यथार्थ के प्रति अधिक जागरूक है और इसका परिणाम यह होगा कि उनके जो रचनात्मक दृष्टिकोण है उसको हम इसमें स्पष्ट देख सकते हैं। तो इनकी कहानियों में सामाजिक यथार्थ की संवेदनात्मक और कलात्मक अभिव्यक्ति सूक्ष्म रूप में दिखाई देती है। तो कथा रचना के प्रति उनका जो आग्रह है बराबर बना रहा कि व्यक्ति को उसके परिवेश की समग्रता में देखा जाए। तो उन्होंने अपनी कहानियों में सामाजिक यथार्थ और जीवन मूल्यों को व्यापक मानवीय धरातल पर प्रस्तुत किया और उनकी कहानियां जहां एक और व्यक्ति धरातल पर मानसिक अंतर संघर्षों और तनावों को अभिव्यक्त करती है, वहीं वे परिवेश की यथार्थ चेतना के विभिन्न नए आयामों का भी उद्घाटन करती है। तो इनकी जो कहानियां हैं जैसे रेखाएं, लहरें और परछाइयाँ, देवताओं की मूर्तियाँ, खेल खिलौने जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक टूटना, अपने पार, ढोल, मेरी प्रिय कहानियाँ, राजेंद्र यादव की कहानियाँ। तो ये जो कहानी संग्रह है इसमें से अभिमन्यु की आत्महत्या ये जो संग्रह है वह समाप्त करके उनकी कहानियाँ अन्य संग्रहों में समाविष्ट की गई। तो ढोल और अपने पार संग्रह को एकत्रित करके उन्होंने फिर से प्रकाशित किया था। तो एक अरसे से लिखते रहने के बावजूद इनकी जो कहानियां हैं 100 से अधिक नहीं हैं। तो उनका कहानी संसार भले ही सीमित दिखाई देता है लेकिन वह हिंदी कहानी साहित्य की एक नई उपलब्धि है। नई कहानी के स्वरूप विश्लेषण में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे अपनी खेल खिलौने कहानी से नई कहानी का आरंभ मानते हैं। तो उनकी कहानियां नई कहानी के विकास की दृष्टि से एक पथ प्रदर्शक के रूप में प्रस्तुत हुई है। तो अपनी कहानी यात्रा के पड़ावों की चर्चा करते हुए उन्होंने लिखा कि कहानी सबसे पहले मेरे लिए एक याद थी, जुड़े हुए सूत्रों के स्रोत और पुनरावलोकन की याद, फिर वह संबोधन होने लगी, फिर वह संवाद बन गई। स्मृति से संवाद की ओर की जो कथा यात्रा है अंतरंग से बहिरंग की ओर बढ़ने का संकेत देती है। लेकिन हम यहाँ यह कह सकते हैं कि उनकी जो परिवर्तित कहानियाँ हैं सार्वजनिक और बड़े सरोकारों से जुड़ी हुई है। दरअसल उनकी जो कहानियाँ हैं उसमें शुरू से आखिर तक एक ह्यूमन कंसर्न मौजूद है। तो वह कभी एक व्यक्ति या कम व्यक्तियों के सवालों और समस्याओं के रूप में व्यक्त हुआ, तो कभी उसकी जमीन विस्तृत और फैली हुई है। तो इनके जो पहले की जो कहानियां हैं उसमें स्मृतियों के साथ साथ अपने परिवेश को समझने की कोशिश जो है वो बहुत साफ है। जिस कहानी से राजेंद्र यादव बतौर कहानीकार पहचाने गए वे है खेल खिलौने। तो इस कहानी में मध्यम वर्गीय नारी की विवशता और अस्मिता की पहचान को व्यंजित किया गया है और खिलौने का जो प्रतीक है वो मुखर हो उठता है और कहानी एक भावुक कहानी कही जा सकती है। तो इस प्रकार राजेंद्र यादव की कहानियों का संसार अधिकतर महानगर और नगरीय संसार है। महानगरीय संवेदनाएं उनकी कहानियों में अपने
यथार्थ रूप में उभर कर आई है। तो मूल्यों के टूटन की जो प्रक्रिया है महानगर और नगर में अधिक दिखाई देती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो संबंधों में बदलाव आया और मानव मूल्य टूटे हैं और क्रांतियां आई, दृष्टिकोण बदले, बौद्धिकता के अनेक पायदान गठित हुए, इन सब का उल्लेख उन्होंने अपनी कथाओं में या कहानियों के अंतर्गत किया है। तो इस प्रकार राजेंद्र यादव अपनी कहानियों में शासन